Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Am I audible to you properly? Yes, sir. आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? 42? Yes, sir. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? 42? यस सर 42 Yes, है। sir. तो कल फिर बाकी बच्चे कहाँ थे टेस्ट में? 37 ने ही सबमिट किया था। सर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सबमिट नहीं हो पाया था। आई थिंक नेटवर्क इशू होने की वजह से। तो ये 42 की 42 ने टेस्ट दिया है? No, नो sir. आइडिया। किसी को पता है? सीआर कौन है आपका? वो श्रेय को पता है कि कितने लोगों ने टेस्ट दिया है? एग्जैक्ट कुछ आइडिया है आप लोगों को? सर 2-3 लोग का ही मैसेज मुझे आया था कि मतलब कि वो लोग का टेस्ट सबमिट नहीं हो रहा है और मे बी कुछ लोगों ने मैसेज नहीं देखा हो और टेस्ट ना दिया हो। चलो उनके मेरे को उनका नेम लिख के और रोल नंबर वगैरह वो टेक्स्ट करना जो ओके सर। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं किया। ओके सर। आप लोगों का टेस्ट ठीक था? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। आई मेड इट क्वाइट इजी बट आई थिंक सैटरडे को फिर से दोबारा मैं टेस्ट दे सकता हूँ एक और। तो मैं थोड़ा टफ रखूंगा ताकि आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक मिले, आइडिया हो एग्जाम टाइम में कैसा पेपर आएगा। तो आप लोग दे सकते हैं क्या सैटरडे को टेस्ट, या आप लोग प्रिपरेशन में हैं तो दे नहीं पाएंगे? सर दे देंगे। आपका एग्जाम कब है ये फंक्शन कम्युनिकेशन वाला? सर अभी डेट शीट नहीं आई है। 17 से सुनने में आया था, 17 से हो गया। 17 वाली को डेट शीट नहीं है? सर अभी तक हम लोग को ये नहीं पता है, ये तो पता चला था कि 17 से एग्जाम होगा बट हम लोग को डेट नहीं मिला है कि कौन सा एग्जाम किस दिन होगा। चलो ठीक है, आज को टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं सैटरडे को एक ओके टेस्ट सर। और रखेंगे, उसका थोड़ा लेवल अप करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? एट यूनिट है आपकी इंग्लिश की, 7 यूनिट हो गई। द रोमांस ऑफ रीडिंग, पढ़ने का रोमांच। ये 2 यूनिट और बची है इंग्लिश में, 9 तो 10, और हिंदी में 3 यूनिट और हैं जिसके मेरे को उसके तो सिर्फ पीडीएफ भेजनी है। 9 10 और हाँ 9 तो 10 तो 11 तीन उसमें बची हैं, उनकी मैं पीडीएफ एक एक करके भेजूंगा आपको इस हफ्ते शायद, या नेक्स्ट वीक तो स्टार्टिंग में खत्म हो जाना चाहिए। फिर एक दो मैं आपकी वैसी क्लास लूंगा जिसमें कि थोड़ा क्वेश्चन बता दूंगा आपको, देन भी कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ। मेरी आवाज आ रही है या ओके मैं सर। जोर से बोलूँ थोड़ा? सर आ रही है। ठीक।
की समरी देख लेते हैं। ये लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और रीडिंग के बारे में। तो the word library English means a collection of books meant for the purpose of reading। मतलब लाइब्रेरी का मतलब है इंग्लिश में कि बुक्स का ऐसा कलेक्शन जो पढ़ने के लिए, इसका उद्देश्य पढ़ना हो, पढ़ने के लिए बनाई गई जगह। इसका लंबा इतिहास है, इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। ये इसके रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं फ्रेंच वर्ड लाइब्रेरी में मिलती है। इसका एक्चुअल मीनिंग है एक बुक शॉप या किताबों की दुकान से एक तरीके से समझ सकते हैं। लाइब्रेरी जो फ्रेंच वर्ड है उसका। इसका लैटिन वर्जन जो है, इसको लैटिन में लिखा जाता है बिब्लियोथेका। और इसी तरीके से ये अलग अलग कंट्रीज में सर अलग अलग नाम से यूज किया जाता है। पीछे से बहुत शोर हो रहा सर है, माइक बच्चे ऑफ करा दीजिए। हाँ बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। ये इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। इसका मेन काम होता है लाइब्रेरी का इज टू प्रिजर्व मटेरियल बाय कलेक्शन। मतलब जो सामान होता है या चीजें होती हैं उनको प्रिजर्व करना, संरक्षित करना इकट्ठी करके बाय कलेक्शन के। और बहुत से दूसरे पर्पस भी हैं, उद्देश्य भी हैं। इसको जैसे मटेरियल कंजर्व करना, चीजें कंजर्व करना, संरक्षित करना, जैसे फिल्में, स्लाइड्स, लिंगोफोन और रिकॉर्ड्स, टेप्स, मनुस्मृतियाँ जो होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियाँ जिन्हें कहते हैं। फिर ये आसानी से चीजें उपलब्ध करा देता है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए जो लाइब्रेरी होती है। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में बहुत जरूरी होती है सोसाइटी ये लाइब्रेरीज। बुक्स का अगर प्रॉपर यूज करें तो वो बहुत एंटरटेनिंग हो सकता है, बहुत काम आता है आपको। पर पढ़ने का मेथड जो है वो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो अगर वर्ड्स की बात करें तो स्टूडेंट को वर्ड्स जो है ग्रुप में पढ़ने चाहिए, अलग अलग नहीं पढ़ने चाहिए। एक तो ये, और दूसरा जो वर्ड बाय वर्ड रीडिंग है, अगर वर्ड्स को अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर एक एक वर्ड को आप रुक रुक के पढ़ेंगे तो रीडिंग जो है स्लो हो जाती है। और जोर से पढ़ना भी एक कॉमन गलती है, सामान्य गलती है स्टूडेंट्स की। ये लर्निंग को बहुत डिफिकल्ट बना देती है। जो लाउड रीडिंग होती है, जोर से पढ़ना, तो वो रीडिंग को स्लो भी कर देता है और आवाज को कर्कश कर देता है आवाज, और रीडर बहुत जल्दी थक जाता है। ये दूसरों के लिए भी परेशानी पैदा करता है। इंग्लिश सीखने के लिए हर किसी को या किसी को भी अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा, उसको पढ़ना और समझना आना चाहिए। प्रैक्टिस करके हम अपनी रीडिंग के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लाइब्रेरी होती है वो उसमें प्राचीन टाइम की और आधुनिक टाइम की दोनों तरह की बहुत काम की पुस्तकें होती हैं, वैल्यूएबल बुक्स। मतलब कोई बुक पढ़ के कोई भी नॉलेज गेन कर सकता है। जो भी लेखक जो है, ऑथर उस बुक का, वो जो नॉलेज शेयर करना चाह रहा है। कोई बुक्स ना पढ़ना एक बहुत बड़ा नुकसान है। जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, सभी बुक्स एक तरीके से नहीं पढ़ी जाती हैं। जो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो ध्यान से पढ़ी जानी चाहिए। ये बुक 2 या 3 बार पढ़ी जा सकती है। इसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। और एक्सटेंसिव रीडिंग कैन बी डन फॉर बुक्स ऑन ट्रैवल्स। मतलब लंबी जो तरह की रीडिंग होती है उसको बुक्स पे करे, वो ट्रैवल वाली जो बुक्स है उन पे करे जा सकते हैं। एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर, जो मतलब रोमांचक चीजें हैं या साहसिक चीजें हैं, उन पे जो बुक्स आती हैं उन पे एक्सटेंसिव रीडिंग करी जा सकती है।
एक दूसरी तरह की रीडिंग होती है जिसको स्किमिंग बोलते हैं। स्किमिंग बेसिकली मीन्स कि आप कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आप उसको पहले स्किम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो whether the content is interesting or not, you come to know by skimming। आपको स्किमिंग करके ये पता चलता है ये बुक जो है वो इंटरेस्टिंग है पढ़ने में या नहीं, और आपको कंटेंट भी पता चल जाता है कि इसमें क्या करना है। रीडिंग एक सबसे अच्छी हैबिट है जो एक इंसान पा सकता है, और ये बचपन से सीखनी होती है। लाइब्रेरी जो है इस काम में बहुत मदद करती है। कम टू ग्रेट हेल्प इन दिस रिगार्ड। तो इसकी छोटी सी समझी थी कि कोई भी पढ़ सकता है, तो मैंने इसको पढ़ दिया है। ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, इसके मीनिंग्स जो है यहाँ पे ये सब याद कर लो। इससे बहुत आवाज होगी। तनीषा वर्मा, साक्षी चौहान, माइक बंद कर दो। सारे पैराग्राफ पढ़ लिए आप। तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फाइंडिंग इंग्लिश रादर डिफिकल्ट टू रीड। तो बहुत से लोग आप में से अंग्रेजी को कठिन मानते हैं कंपेयर टू योर मदर टंग हिंदी। अगर आप इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले देखिए कि आप अपनी खुद की मातृभाषा को कितने अच्छे तरीके से लिख पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये एक दुखद बात है कि बहुत से स्टूडेंट्स को अपनी मातृभाषा को समझने में भी दिक्कत होती है। Do you read your mother tongue silently and fast with full comprehension? पीछे से बहुत शोर हो रहा है। Do you read your mother tongue silently and fast with full comprehension? मतलब क्या आप अपनी मातृभाषा को शांति से और तेजी से पूरी तरीके से समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, नहीं? अगर नहीं तो फिर लर्न टू डू दैट फर्स्ट। इसको पहले पढ़ना सीखिए। अनलेस यू कैन रीड एफिशिएंटली, अगर आप जब तक आप अच्छे तरीके से एफिशिएंटली निपुणता से नहीं पढ़ पाते हैं इन योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में, यू नॉट बी एबल टू रीड वेल इन इंग्लिश। आप अच्छे तरीके से इंग्लिश में नहीं पढ़ पाएंगे। और एक तेज चिल्ला रहे हो ना आप लोग पीछे से, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर आप अपनी मदर टंग में भी एफिशिएंटली पढ़ नहीं पा रहे हैं, निपुणता से अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू रीड वेल इन इंग्लिश। आप फिर इंग्लिश में भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, बिकॉज इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, ये एक विदेशी भाषा है। The more you read in mother tongue, the more you'll be able to read in English। जितना आप अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं उतना आप इंग्लिश को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे या सीख पाएंगे। ठीक है, बुक में जो लिखा है, बट मैं मेरे रेलेवेंस में ये ठीक नहीं है बात। इंग्लिश को आपको अलग से ही पढ़ना पड़ता है। इट हैज नो रेलेवेंस विद योर नेटिव लैंग्वेज। तो you learn it by talking to people in English, not by translating it in the other language। वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप इसे इंग्लिश को इंग्लिश में सीखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है आपको वही पढ़ना है।
ये जब आप पढ़ लीजिए, ये सारे मीनिंग जो हैं, कैप्स जो हैं, ये पढ़ लीजिए सारे के सारे, कैप्स कोई मत छोड़िए। पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। Why should one read groups of words, not each word? मतलब हमें शब्दों के समूह को क्यों पढ़ना चाहिए, अलग अलग एक एक शब्द क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। रीडिंग ईच वर्ड मेक्स रीडिंग स्लो। मतलब अगर आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे, जैसे रीडिंग ईच वर्ड मेक्स, तो इट मेक्स रीडिंग रियली स्लो। To make it the process reading faster, it is advisable to read groups of words and not each word. मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग फास्ट हो, तो आप आपको एडवाइस दी जाती है कि आप ग्रुप में वर्ड्स को पढ़ें, ये तो Why is reading allowed वाइड अननेसेसरी, मतलब जोर से पढ़ना, ये बहुत तेज आवाज में पढ़ना, ये क्यों अनावश्यक है। तो ये सिंपल, ये रीडिंग अलाउड इज अ मेजर फॉल्ट इन स्टूडेंट्स थीस डेज। ये बहुत मेजर गलती है जो बच्चे करते हैं आजकल। इट इज वाइड अननेसेसरी इन मैनी कंट्रीज, बहुत तरीके से अननेसेसरी अनावश्यक है। इट मेक्स रीडिंग डिफिकल्ट फॉर अ रीडर। एक तो ये जो पढ़ने वाले के लिए रीडिंग को डिफिकल्ट बनाता है, दूसरा वो उसको थका देता है, उसकी आवाज़ भी कर्कश हो जाती है और गला सूख जाता है। वटेवर, ये कुछ नहीं है, सब बकवास है। तो आप उसको पढ़ लीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ना, पिछले ईयर्स में आए हैं, उनको तो आप जरूर जरूर से कर लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने वाला पेपर, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने को तो नहीं पूछेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें, इसकी समरी को ना समझें या इसके पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली ना पढ़ें इसको। बट अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे, तो आप इससे रिलेटेड अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएगा जो टीचर है, तो फिर वो आप कर पाएंगे। जैसे मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे इन पैराग्राफ्स में से बना के, तो वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन पैराग्राफ में से बन सकते हैं, इन क्वेश्चंस में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो आप एक बार देख के जाइए, जो आए हैं पहले ईयर्स में उनको तो जरूर जरूर से कर लो। जैसे ये क्वेश्चन है, वो टाइप्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और स्किमिंग। इंटेंसिव रीडिंग जो है वो मतलब जो बुक्स हमें कई कई बार पढ़नी पड़ती है, समझने के लिए पढ़नी पड़ती है, तो वो इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जो लंबी, जिनमें बहुत लंबा स्टोरी वगैरह दिया है, ट्रैवल बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, उनमें एक्सटेंसिव लंबे टाइम तक की रीडिंग की जरूरत पड़ती है। इंटेंसिव की जरूरत नहीं पड़ती, रिपीटेटिव रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ एक्सटेंसिव बहुत लंबे टाइम तक करनी पड़ती है, तो उसको एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। और मेरी की स्किमिंग हो गई, ऊपर ऊपर से देखो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ रीडिंग। फिर इसमें कुछ ऑप्शन में दे देगा, एक में कोई तीन दे देगा, फिर एक में कुछ और दे देगा, एक में कुछ और, फिर और ऑफ द अबव करके कुछ दे देगा, बना देगा। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए इस तरीके से क्वेश्चन, ये वाले नहीं जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनमें से भी छाट के टीचर्स जो है वो बना देते हैं क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, तो आपके पेपर में मैंने दिया नहीं था, पर शायद अगर अगला पेपर लूंगा तो उसमें दूंगा। कॉम्प्रिहेंशन पे पूरा देखे और उस पे उसके नीचे या तो दे देगा आपको, जहाँ तक चांसेस है मेरा फिल इन द ब्लैंक्स देगा, क्योंकि लिखने के लिए तो कुछ नहीं आएगा। चांसेस है कि ऐसा कॉम्प्रिहेंशन देगा जिसके जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा है, जो नीचे वाला है ये दे देगा, और फिर नीचे ऐसे दे देगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली लाइंस सेंटेंसेस उनको पूरा करवाएगा आपसे। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ये पढ़ लीजिए आप। वर्ड स्टडी, चलो इनको मैच करो।
दिख पा रहा है आपको ये? यस सर। तो वही बड़ा हो रहा है तो इसको एक बार देख लेते हैं। रेगुलर, इरेगुलर, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारा सिंपल है एकदम। लॉस, गेन, यूजफुल, यूजलेस, एकदम सिंपल वाला। वर्ड मीनिंग एंड इट्स यूजेस। फिर लाइब्रेरी के बारे में जैसे बताया, प्लेस वेब बुक्स आर केप्ट एंड रीड। मान लो आपको उसको एक क्वेश्चन देना है, वो ऐसे लिख के दे देगा, इलेबोरेट द वर्ड लाइब्रेरी, बस इतना दे देगा। और उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, एक में तो ये दे देगा अ प्लेस वेब बुक्स आर केप्ट एंड रीड, फिर दूसरे कुछ ऑप्शन दे देगा ऐसे करके। तो इस तरीके से किसी विषय में अगर बात होती है जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो वो कहीं से भी उठा के कुछ भी बना सकता है। उसका स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी रहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना नहीं पड़ता। बट उसका स्कोप बड़ा हो जाता है पेपर का, कि कहीं से भी उसको उठा के कुछ भी ऑब्जेक्टिव टाइप बना सकता है। वैसा जरूरी नहीं है कि जो बुक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं या उन्हीं में से बनाएगा, पूरी बुक में से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है। पढ़ लीजिए आप। चलो ये करके बताओ, तो मैच करो। ये सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द एक दूसरे का, इसका पर्यायवाची ढूंढिए इधर क्या है। सर फास्ट का बताना है। चलो उसका बता दो, कॉन्सेंट्रेट का बता दो। फोकस। एग्जॉस्टेड का बता दो। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। शो नहीं हो रही? किसी को भी शो नहीं हो रही क्या? सर हो रही नहीं है। सर, हो रही है। तो फिर आपके जिसको नहीं हो रही है तो उसको इशू हो रहा है, वो दोबारा बंद करके दोबारा शुरू करो। एग्जॉस्टेड का बता दीजिए। एग्जॉस्टेड का मतलब सर थक इसका जाना। मीनिंग क्या होता है? एग्जॉस्टेड का मतलब थक जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना। एंटिटेट। दिख रहा है आपको कोई वर्ड यहाँ? यहाँ पे एक मिस्टेक है थोड़ी सी। ये वर्ड लिखा है ना यहाँ, फायर्ड। ये फायर्ड नहीं है, टायर्ड है। यस। अच्छा। ओके, ओके सर। आपकी बुक में ये मिसप्रिंट हो रखा है, ये फायर्ड नहीं है, टायर्ड है। तो एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना, तो ये टायर्ड समझ। एक्वायर का बता दीजिए। इकट्ठा करना। सर गेन। अटैच। अटेन। मैं फिर से कुछ मिसप्रिंट्स दिए हैं, जैसे ये अटैच किया है यहाँ पे, ये अटैच नहीं है, अटेन। ये आपको आंसर में मिल जाएगा, वहाँ पे टिक टिक दिए। ठीक है, यहाँ से सारे देख लेंगे। फिर ये वाले जो वर्ड स्टडी में जितना भी मटेरियल दिया है, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से कर लें। बाकी तो सारा ही करना है, बट इसको बहुत ध्यान से कर लें, क्योंकि
चांसेस आर कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। पहला वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट, लाइब्रेरी। तीसरा वर्ड कंपेनियन। चौथा मेथड, साइलेंट। purchase with extension। पीछे से आवाज आ रही है इधर से। वो भी पाल माइक बंद करिए, बहुत आवाज हो रही है। चलो कोड वन फाइंड आउट कर दो आप। पहले वाले का बताओ क्या है। कलेक्ट का क्या होगा? कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। फिर बताओ उसका ओड वर्ड क्या है इसमें? नहीं समझ आ रहा? फॉलन। हाँ फॉलन। फॉलन ठीक है। मास मतलब एकत्रित करना, सिंबल भी वही गैदर, फॉलन होगा। एंटरटेन मतलब किसी को एंटरटेन करना, मीन्स मनोरंजन करना या किसी को एंगेज करना। तो इसका सही ओड वन क्या होगा? मूड्स, इसका मतलब है टू बी टफ और अनहैप्पी, जैसे उदास होना। ये होगा। अगला बता दीजिए। चलो ये तो सिंपल है। सर वो ये बताइए कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड का मतलब पता है किसी को? कॉम्प्रिहेंड का नो मतलब सर। होता है समझना। नो सर। समझना। क्या सर? अंडरस्टैंड, समझना, टू अंडरस्टैंड। समझना। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड, नो, रेस्ट। एप्रीहेंड का मतलब बताइए आप। एप्रीहेंड का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग, टू वेट, टू कैच, मतलब पकड़ना या प्रतीक्षा करना। तो यहाँ पे और वर्ड एप्रीहेंड होगा। ठीक है। ये सब सिंपल है, आप कर लीजिए। यहाँ पे इंटरनेट ढूंढना है, विलोम आपके विपरीत आदेश। चार्म का सर हमारे पास ना ही तो आपकी वॉइस क्लियर आ रही और ना ही स्क्रीन शेयर हो रही है हमारे पास। चलो मैं दोबारा करता हूँ। वेट।